सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और हमें ज्वाइन किया है जनरल शुएब अमजद साहब ने, जो तज्ज़ियाकार भी हैं और दिफाई सूरत हाल पर बड़ी ज़बरदस्त उनकी नज़र है। वैसे वो पॉलिटिक्स पे भी बड़ा ज़बरदस्त वो कमेंट करते हैं। और साबिर शाह साहब, वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। तो आज जो जिन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे, एक तो वही बर्निंग इशू है DGISI की तैनाती का। उसके हवाले से कुछ लेटेस्ट आज वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ़ एक ऐसी एक फ़ंक्शन में शरीक हुए, इकट्ठे NCOC का फ़ंक्शन था और उसके बाद ये इत्तलात हैं कि समरी भी वज़ारत दिफ़ा की तरफ से पहुँच गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस को। अभी तक इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जनरल नदीम का नाम उसमें शामिल है, जिनके बारे में ये ख़बरें हैं कि उनको कोशिश थी कि उनको DGISI लगाया जाए और उसके हवाले से जो ISPR की तरफ से जो इत्तला थी उसमें उन्हीं का नाम था। इस पर बात करेंगे कि ये मामला कहाँ किस तरफ। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरब के दौरे पर जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है बज़ाहिर, क्या वो करने जा रहे हैं वहाँ पर, क्या लेंगे, क्या मौजू होगा, गुफ्तगू क्या होगी वहाँ पर, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर जो मरियम नवाज़ साहबा की एक जो गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक बड़ी पेशकश की, जिसमें वो ISI के चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से उन्होंने उनको एक मैसेज दिया कि अगर आप इस पर स्टैंड लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तकद्दुस के लिए तो जो नून लीग है वो शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मिल सकती है। बहुत बड़ी ये बात है, जलसे में ये की उन्होंने। वो आपको उनकी जो गुफ्तगू है मरियम साहबा की वो भी सुनवाएंगे और इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। इसके अलावा अहवाल देंगे फैसलाबाद के जलसे का। महंगाई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत है और लोग इसको इस हुकूमत की मिस गवर्नेंस कह रहे हैं कि जनाब ये मामला जो है ये इसने बिल्कुल आवाम की ज़िंदगी तंग कर दी है। लेकिन जो फैसलाबाद का जलसा है उसमें लोगों की जो शिरकत थी वो तवक्को के मुताबिक नहीं थी। तो बहुत सारे लोग जो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी उस ज़माने में जो करप्शन की कहानियाँ थी, लोग उनको भूलने के लिए तैयार हैं। तो ये आज के सारे हमारे उन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जनरल रिटायर्ड अमजद साहब की तरफ जाऊंगा। जनरल साहब, NCOC वहाँ पर मीटिंग थी, आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। उसके बाद ये ख़बरें कि समरी आ गई और उसमें जनरल नदीम साहब का नाम भी शामिल है। ये जो सारा मामला है अभी तक उसमें ताख़ीर है, क्या सराहियाँ हो रही हैं, ये कोई ऐसा मामला तो नहीं था, इसको तो बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समी साहब, जो बाहर बातचीत की गई या प्राइम मिनिस्टर के फ्रंटमैन जो हैं या उनके और लोग जो उनके बिहाफ पे बातचीत करते हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा तो वो यही था कि जी छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम है या गलती है जिसको दुरुस्त किया जा रहा है। उसमें तो ये लगता था कि अगर ये इतनी छोटी प्रॉब्लम है तो फिर तो इसको फौरी तौर पे टेलीफोन पे ही हल हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, टेलीफोन पे नहीं हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक खासी लंबी मुलाकात हुई उनके साथ, तो उस मुलाकात के बाद भी हो जाना चाहिए था। आप देख लीजिए, उसके बाद भी आज मेरा ख्याल है 6 दिन गुजर चुके हैं। तो इन जितना वक्त गुजरा उसमें आपने देखा कि कितनी चहमगोइयां, क्या सराइयां और अफवाहें फैलती रहीं और जगहसाई हुई बाहर भी और यहाँ भी। तो ये एक लिहाज से आप ये कहें कि इसमें किसी की अना शामिल थी या कुछ भी था, लेकिन मुल्क का तो डेफिनेटली नुकसान हुआ इस लिहाज से कि आपकी बड़ी जगहसाई। इसको बड़ा एमिकेबली, जब आप हमेशा कहते रहे कि हम एक पेज पे हैं और हर तरह की आपकी मिल के कार्रवाई रही, मिल के फौज और आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट जो है बड़ा मिल के काम करते रहे। बाद औक़ात
जैसे अभी आप देखिए कि ऑपोजिशन का एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गेट टुगेदर एड्रेस किया या उनको इकट्ठे किया था। नॉर्दर्न एरियाज को एक सूबा बनाने के नुक्ता निगाह से गवर्नमेंट ने खुद करने की बजाय ऑपोजिशन इनके सामने डाल दी। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो ये आईनी काम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट की मदद एक पेज और ये कहानियां चल रही थी तो आप आउट ऑफ द वे भी एक दूसरे को कर रहे थे, ये भी चीज निपटाई जा सकती थी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं किया गया। और अब भी जो आप बात कर रहे हैं, मुझे शुबा यह है कि जब तक ऑफिशियली कोई चीज इशू नहीं हो जाएगी, हम बहुत देर से ये सोच रहे थे कि आज आता है कल आता है, तो अब भी यही कैफियत रहेगी, क्योंकि इसमें कोई दूरंदेशी से काम नहीं लिया जा रहा। इसमें गालिबन अपनी अना या कोई प्रोसीजरल इशू हैं जिनकी वजह से आज ये सिचुएशन आप देख लें, और ये बेहतर होता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर नदीम अंजुम को नहीं बनाते, कोई ऐसा उनके ज़हन में था या कुछ, वो किसी भी और को दे दें ये चार्ज, और वो बिल्कुल वो भी उनकी सोच में मेरिट के मुताबिक ही हो, तब भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन में लोगों को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या नैब के चेयरमैन को एक कंट्रोवर्शियल फिगर देखा जाता है कि जी फलां लोगों ने लगाया था, ये भी इसी तरह पॉलिटिसाइज हो जाएगी और इसके बारे में कहा जाएगा जी ये अपॉइंटमेंट तो फलां बंदा अपनी मर्जी के कर गया। आज बेशक ऑपोजिशन कहे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के तकद्दस के लिए हम खड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कल जब यही आदमी कोई काम करेगा ऐसा जो ऑपोजिशन के मिजाज के खिलाफ होगा, तो ये कहा जाएगा कि ये तो फलाना बिठा गया था, इमरान खान पॉलिटिकली इसको अपना बंदा बिठा गया पीछे हमारे खिलाफ कर, तो वो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो एक कौमी अदारा है, इसको तो किसी भी सूरत में पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि ये उनकी अपनी उनकी हैसियत या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इलेक्टेड आदमी, उसके हकूक हैं, राइट्स हैं, उसका सब कुछ है, अथॉरिटी है, लेकिन वो किसी भी चीज को यहाँ हमारे मुल्क में मेरिट पे भी करें, लेकिन अगर खुद करेंगे तो वो हमेशा यहाँ पे दूसरी साइड जो है उसको क्रिटिसाइज कर देती है। अब आप उसके बाद आप देख लें, इलेक्शन हो तो तब डिस्प्यूटेड है, नैब वाला कोई काम करे तो तब डिस्प्यूटेड है, कल इनका भी डिस्प्यूटेड होगा। और खुद अदारे की अपनी विद इन द इंस्टीट्यूशन अगर लोगों में ये फीलिंग हो कि ये फलां बंदे का अपॉइंटी है, तो उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लोग कतराएंगे उसके बारे में बात बताते। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। दूरअंदेशी वाली तो बात है ही नहीं किसी भी काम में, बस इसी तरह वक्ती चीजें हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका जो भी नतीजा निकले, अल्लाह करे कि अच्छा निकले, और अगर ये नदीम अंजुम कोई बना देंगे तो फिर शायद ये प्रॉब्लम्स ना उठे। अच्छा, इसमें जनरल साहब एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, माजी में भी सियासतदानों के, नवाज शरीफ साहब के ख़ास तौर पर जब फ़ौज के साथ मामलात बिगड़ते थे तो जो उसकी इंटरप्रटेशन खान साहब करते रहे या बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने की कि क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो खटकती है बैरूनी दुनिया को, क्योंकि जो ताकत है हमारी, जो एक हैसियत है जियोग्राफिकल, उसकी वजह से ये तमाम ताकतें जो हैं ये खुश नहीं हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो कोई भी बात थी उसको ये कहा जाता था कि वो उन जिन पॉलिसीज़ को वो फॉलो करते हैं उससे लगता है कि ये कोई तफाकिया बात नहीं, वो इदारों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। अब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने, ये जो भी बात हुई है जिसको कभी कोई टेक्निकल इशू कहा जाता है, कभी छोटा सा कोई प्रोसीजरल इशू कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो किसी भी इदारे को, किसी भी इदारे की तैनाती के हवाले से, ख़ास तौर पर ISI के हवाले से, माजी में किसी हुक्मरान ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन जिस हद तक कंट्रोवर्शियल अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो किया है, तो इनका जो अगर देखा जाए तो जो इन्होंने जो काम किया है वो नवाज शरीफ साहब से और बहुत सारे दूसरे कामों से बड़ा उन्होंने ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचाया। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया था, सिर्फ हुआ ये था कि वो पब्लिक में बात नहीं आई। मैं आपको बताता हूं कि जब उन्होंने अपॉइंट किया जनरल मुशर्रफ को, तो कुछ अरसे के बाद ही वहां पे DGISI को तब्दील करना था। उनकी जगह पे एक पैनल तैयार किया गया और पैनल में नेचुरली नंबर 1 जनरल मुशर्रफ ने जिसको सूटेबल समझा उनको रखा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पैनल की बजाय उनको कहा ये पैनल तो रहने दें, आप जनरल ज़ियाउद्दीन को भेज दें, हमारा वो DGISI यहाँ पे हमारे साथ काम करें।
उस वक्त गालिबन चूंकि जनरल मुशर्रफ के उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे प्राइम मिनिस्टर के, ये कारगिल से बहुत पहले की बात है, तो वो उनको जनरल ज़ियाउद्दीन को भेज दिया गया। बाद में जितनी भी गलतफहमियां हुई प्राइम मिनिस्टर और इसके दरमियान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान गलतफहमियां हुई या शकूक व शुबात हुए, उनमें यही फीलिंग थी कि जनरल ज़ियाउद्दीन जो है वो नवाज शरीफ के आदमी हैं और गालिबन वो उसके कान भर रहे हैं, उसको कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं जिसकी वजह से ये मसला होता है। और ये भी किसी को फीलिंग हुई कि जी जो कि नेक्स्ट सीनियरिटी में जनरल ज़ियाउद्दीन आते हैं, हो सकता है उसका ख्याल हो कि प्रीमेच्योरली जनरल मुशर्रफ निकल जाए तो मैं चीफ बन जाऊं। तो ये चीजें जो हैं, ये जब भी कोई आप अपनी मर्जी लड़ाएंगे तो चूंकि आपके अपने एक पॉलिटिकल हैसियत है, आपके अपने अज़ाइम हैं, ऑपोजिशन के साथ भी आपके मसले हैं, तो ये चीजें उसी अंदाज में देखी जाएंगी जिससे नुकसान होगा। अब ये जनरल ज़ियाउद्दीन वाला किस्सा बाहर लोगों को नहीं पता, इसलिए किसी ने बाहर उंगली नहीं उठाई, लेकिन चूंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को तो पता था ना कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने मांग के मुझसे लिया ये आदमी। तो यहाँ जब आर्मी भेजती है तो आपके लिए 3 या 4 आदमियों का आपको पैनल भेज दिया, तो आपको चॉइस भी दे दी। साथ वो ये होता है कि वो कैरियर रिक्वायरमेंट देखते हैं लोगों की कि इनको किस जगह भी जाना चाहिए, सूटेबल कौन है इस साइट इस स्लॉट के लिए। फिर ये है कि सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है, क्या किसी को स्पेयर किया जा सकता है, यानी जिन लोगों को आप स्पेयर कर सकते हैं आप उनको निकालते हैं क्योंकि ये सर्विस से बाहर चले जाते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो वहां पे काफी कैरियर प्लानिंग वगैरह में देख के फिर इंडिविजुअल को निकाला जाता है कि अच्छा जी ये फलां जगह ये जाए। तो यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट्स पहले इमरान खान के हाथ से हो चुकी हैं। आसिम मुनीर था, फिर ये वो अचानक उसको जाना पड़ा, उसके फैमिली प्रॉब्लम थी तो फैज हमीद को किया गया। तो उस वक्त तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं किया। अब ये तीसरे पे किया है, तो अगर ये इस आदमी की पोजीशन जो है वो वहां पे मशकूक कंट्रोवर्शियल रहे और अगला चीफ या कोई भी आदमी इस पे शुबा करता रहे कि ये दोनों के दरमियान को गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? अच्छा, की अपनी बिल्कुल मारी गई। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इसमें एक और पॉइंट आपसे चाहता हूं कि ज़रा इस पे आप कमेंट फरमा दें कि फहद हुसैन साहब एक बड़े नोन जर्नलिस्ट हैं और इंटेग्रिटी वाले सहाफ़ी हैं। उन्होंने डॉन में जो लिखा, कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अटैम्प्ट थी मौजूदा ISI चीफ़ को तब्दील करने की, ये तीसरी अटैम्प्ट थी। उन्होंने उसमें लिखा कि मार्च में भी जनरल साहब ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात की वज़ीर आज़म साहब से, फिर जून में भी ये बात की वज़ीर आज़म साहब से, और अब ये वो उस हवाले से ये तीसरा ये कोशिश थी। तो फिर ना तो ये कोई टेक्निकल इशू है, ना ही ये कोई छोटा सा इशू है, और इस बात की मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं से तरदीद नहीं आई, किसी क्वार्टर ने भी जो फहद हुसैन साहब ने जो लिखा उसकी तरदीद नहीं आई, जिससे अगर तरदीद ना आए इतनी अहम चीज़ की तो हम ये बिल्कुल उसको समझते हैं कि ये मामला ऐसा था कि जिस पर आप कोई तरदीद नहीं कर सकते थे। तो ये जो सारा इसका एक बैकड्रॉप है, उसमें फिर आपको लगता है कि ये जो खबरें आ रही हैं, इतने दिनों का गैप है और कि ये मामला जो हल हो गया होगा? क्योंकि आज जो मैंने फुटेज देखी NCOC की मीटिंग की, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें जनरल फैज़ हमीद भी हमें नज़र आए सिविलियन ड्रेस में, सूट में, जो कि अमूमी तौर पर ISI के सरबरा जो इस तरह के फंक्शन में जाते हैं। तो टुडे, आज तक तो वो अभी तक तो वो ISI के सरबरा हैं, जबकि हम ISPR की अगर वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो वहाँ पर तो ISI के जो सरबरा हैं उनका नाम कुछ और है। जैसा वो मेरा ख्याल है पहले दिन से ही जैसे पोस्टिंग ऑर्डर इशू हुआ तो उन्होंने चेंज कर दिया था, वो आज दिन तक चल रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी चूंकि नदीम अंजम मूव नहीं किया उन्होंने, और ये सर्कुलर पोस्टिंग है, इसमें टाइम लगेगा, 3-4 लोग मूव करके फिर जाके वो कहीं रिलीव होते हैं वहां से, तो उस वक्त तक तो काफी टाइम लग जाएगा। तो काफी टाइम के लिए आप ISI का स्लॉट खोला तो नहीं छोड़ेंगे, वो नेचुरली बेज़मीद रहेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ और बात करने लगा हूं, वो ये है कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश ये थी कि फैज नदीम अफगानिस्तान की वजह से कुछ कंटिन्यू करें, इसकी भी अफवाहें लोग बाद मीडिया में भी आई हैं ये बातें, तो उसकी पोस्टिंग बड़ी सोच समझ के की गई थी कि KPK में जो कोर कमांडर है वो बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान को डील करता है। ग्राउंड फोर्सेज उसी की हैं सारी, जो अफगानिस्तान के साथ इन कांटेक्ट हैं या आगे FDL से
इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करती हैं या जो आपके इन्फॉर्मर्स मूव करते हैं उनको हैंडल करते हैं, तो वहां पे अगर आप एक किसी को कोर कमांडर लगा देते हैं तो वो वहां पे अगर कोशिश करे तो वो या उसको टास्क दिया जाए तो वो दोनों तरह की चीजें हैंडल कर सकता है। यानी जो उसका नॉलेज ISI का था वो भी इस्तेमाल करेगा और अपनी ट्रुप्स की कमांड भी कर लेगा। तो इसको बड़ा वरना तो ये था कि इनको कराची भेजते, कराची वाले को यहाँ ले आते सीधा सीधा, लेकिन इनको भेजा KPK में, उस KPK वाले को पिंडी लाए, पिंडी वाले को कराची, कराची वाले को यहाँ। ये सर्कुलर पोस्टिंग जो है वो इसी वजह से की गई कि इनके लिए, फैज हमीद के लिए KPK सर्विस रिक्वायरमेंट, दूसरी तरफ उसकी अपनी कैरियर रिक्वायरमेंट को वो प्रमोट होते हैं नहीं होते, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि जनाब मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए थी वो आपने पूरी नहीं की, मुझे 1 साल के लिए कमांड आप देते ताकि मैं क्वालिफाई करता, फिर मेरा मुकद्दर मैं बनता ना बनता। तो वो भी एक मॉरली कमिटेड है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसको वहां उन्होंने लेके जाना है, तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लम। फिर आप देखिए कि सिविल सर्कल में फैज हमीद को बड़ा कंट्रोवर्शियल किया गया, खास तौर पे आप देखिए कि PMLN जो अक्सर उनका नाम लेती है, पिछले दिनों भी उन्होंने लिया, तो वो भी शायद चीफ के ज़हन में हो कि यार इनको हम इनको सीन से हटा दें ताकि ये जो कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही हैं, जो बुनियादी तौर पे फौज को टारगेट किया जाता है, वो चीज ना हो। तो बिल्कुल उन्होंने ये ठीक सोचा होगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो इतनी गहराई में बाकी नहीं सोचते, जिसकी वजह से जो दूसरे मुज़मिरात हैं वो आप इग्नोर कर जाते हैं और फिर उसका नुकसान मुल्क को होता है। मेरा अपना अंदाजा है कि इस तरह सोच समझ के पोस्टिंग की गई। ठीक है, मैं आपको मरियम नवाज साहबा का जो उनका जो साउंड बाइट है, उनकी जो गुफ्तगू है वो मैं सुनवाना चाहता हूँ, फिर उस पर शाह साहब से भी बात करते हैं, साबर शाह साहब से भी और जनरल अमजद साहब से भी। जी जनरल साहब, मेरी जिन एक्सपर्ट से बात हुई है उनका ये कहना है कि बिटवीन द लाइंस मरियम नवाज साहबा ने एक ऑफ़र की है इमरान खान साहब को कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर से मुराद यही है कि नया ऑर्डिनेंस जो आया है उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ हो जाएं और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जो गुफ्तगू है वो मीनिंगफुल हो जाए, इलेक्शन कमीशन मेंबरान का जो तकर्रर है उसके हवाले से। तो ये एक बड़ा एक मैसेज है इमरान खान साहब को मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से, क्योंकि इस इशू पर मुस्लिम लीग नून पॉलिटिक्स जो है वो पूरी खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आमिर डोगर साहब जो चीफ व्हिप हैं तहरीक इंसाफ, उन्होंने जो बात की, और फिर जो ख़बरें प्रेस में कोर कमेटी की मीटिंग्स में जिसमें यहाँ तक कहा गया कि अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई, वो बाहर निकली हैं। तो नून लीग ने शायद रिस्पॉन्ड किया है कि इमरान खान के ग्रुप की तरफ से कोई बिटवीन द लाइंस ऑफ़र की जा रही है कि हमें अगर आप सपोर्ट दें तो हम खड़े हो सकते हैं। आपका क्या कहना है इस सारी सूरत हाल पे? मेरा ख्याल है सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है कि इमरान खान जो है वो अपने सारे पुराने नारे छोड़ के तो इनको गले लगा ले जिनके पल्ले सिवाय झूठ के और है कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। देखिए मैं एक चीज आपको बड़ी बात करूं, इशू रिजॉल्व होना अपनी जगह पे वो किसी न किसी रास्ते हल हो ही जाएगा। जब आप इन कांटेक्ट हैं, बातचीत आप आपस में कर ही रहे हैं तो वो हल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज जो दूसरा कभी सोचते थे लोग कि एक्सट्रीम स्टेप लिया जा सकता है आर्मी की तरफ से, वो चीजें खत्म हो चुकी। वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का आप कह लीजिए कि एक रिजॉल्व है आर्मी में कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि सिस्टम डिरेल हो। अब वो कैसे चीजें रिजॉल्व होती हैं, जब सिस्टम डिरेल करना होता है तो नवाज शरीफ के वक्त में बड़ा आसानी से हो सकता था। जब उन्होंने वो डॉन लीक्स वाला किस्सा किया था, उसकी इंक्वायरी हकीकतन तो ISI को करनी चाहिए थी। वो प्राइम मिनिस्टर को कहा, जिसके ऑफिस में वारदात हुई उसी को कहा आप इंक्वायरी कर लें, उनको फैक्चुअली बेल आउट करने के लिए कहा था ना। तो ये चीजें जो हैं हमें अभी इसको मेरा ख्याल पीछे छोड़ देना चाहिए। ये ऑफर अपने तौर पे उनकी हो सकता है ये ज़हन में हो कि शायद इमरान खान इतना डेस्परेट है इस मामले में कि वो ये करेगा कि हमारे साथ वो मिल जाए और फिर इस एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन मजीद बढ़े, जहाँ कन्फ्रंटेशन नेचुरली अगर वो इनके साथ मिलकर करते हैं इसका मतलब ये है कि कन्फ्रंटेशन है और वो बढ़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज को उस लेवल तक जाने देगी या उस हद तक जाने देगी। वो इनको कायल करने की कोशिश करेंगे अपने मामलात वगैरह चीजें सामने रख के, क्योंकि उनके पास सारी चीजें डेटा है।
लेकिन उसके बाद फैसला म्यूचुअल होगा और मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएगा। ये इतना तूल पकड़ने वाली या ऐसी सूरत हाल मेरे नुक्ता निगाह से नहीं है, ऐसी डेस्परेशन इसमें नजर नहीं आती जहां इमरान खान जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो PMLN के साथ मिल जाए सिर्फ इसलिए कि उसने कन्फ्रंटेशन करनी है। दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर हिम एंड आल्सो फॉर द कंट्री। चलें, तो ये ठीक है, ये बात आपकी कि वो इतने शायद नून लीग के साथ मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो एक पूरा यू टर्न होगा जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। लेकिन जो फहद साहब ने जो लिखा, जिसमें तीसरी दफ़ा की कोशिश है ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को अभी नहीं रिलीव करना चाहते इस पोस्ट से, और वो ये चाहते हैं कि वो अगले साल तक उनके साथ रहें इस मामले में। भले कह वो यही रहे हैं कि वो ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है और फिर उसके बाद के जो आगे मुख्तलिफ तैनातियों के मामले हैं, उसमें एक बड़ा क्लियर अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं करेंगे वज़ीर आज़म? नहीं, लेकिन उनको कायल ही किया जाएगा ना। देखिए, अभी इन्होंने ही, ये मरियम ने ही पिछले दिनों जो स्टेटमेंट्स दी, फैज हमीद की पोजीशन को उन्होंने हमेशा बिल्कुल कंप्रोमाइज किया, उसको कंट्रोवर्शियल किया। फिर इनके पास क्या जवाब है कि वो आदमी उस फैज हमीद को वहां रखने, प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करना चाहता है तो उस पर वो सपोर्ट करें उनको, जबकि एक तरफ उसी आदमी को कंट्रोवर्शियल खुद भी बना रहे हैं, वरना तो कोई इशू नहीं है। फिर इशू पर्सनल रह जाता है कि फैज हमीद को अपना 1 साल जाके वहां पे कमांड पे पूरा करना है। अगर वो कमांड पे पूरा नहीं करता तो वो बाद में शायद प्रमोट ना हो सके। लिहाजा अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर को ये कह दे कि जी ठीक है मैं साल रहता हूं, लेकिन मैं अपने प्रमोशन को कर सकता हूं, अगर मुझे कल कंसिडर करने लगे तो ना करें क्योंकि मैंने कमांड नहीं की होगी, तो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो खुद कहे प्राइम मिनिस्टर को मिलके कि जनाब मेरा कैरियर नुकसान हो जाएगा, आप मुझे इस तरह ना इसमें रगड़ा दें, मुझे आप जाने दें, मैं वहां से आपको सेटिस्फाई करूंगा, जो जरूरियात यहाँ की है वो मैं वहां भी पूरी कर सकता हूँ, तो फिर कोई जवाब रहता नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें देयर में बी समथिंग मोर टू इट, लेकिन डेफिनेटली ये रिजॉल्व हो जाएगा, होना चाहिए। लेकिन डिले जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि जो अभी बात कर रहे हैं, फहद ने एक मजमून लिखा, कई और लिखेंगे और नेचुरली उससे शुकूक व शुबहात पैदा होंगे। लेकिन इसमें डेफिनेटली जो मरियम ने कहा और जो आप मुझे ऑप्शन बता रहे हैं, इसमें तो इखलाकियात का मुकम्मल जनाजा है, जो कि किसी भी सूरत में मुल्क के लिए भी मुफीद नहीं होगा। दूसरी तरफ से जो कन्फ्रंटेशन है वो मुझे ऐसी नजर नहीं आती जिससे कि कोई सिस्टम को प्रॉब्लम हो। तो मेरा अपना नुक्ता है कि एक प्रोसेस चल रहा है डिस्कशंस का, तो दैट विल एंड समवेयर, एक लॉजिकल उसका कोई कंक्लूजन निकलेगा, ये नहीं कि उससे कुछ सिस्टम को फर्क पड़ेगा। हमारे साथ ही हैं जनरल अमजद शुएब साहब भी। साहब, आपके सब्र का बड़ा शुक्रिया। मैं लेकिन थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे अभी ब्रेक पर जाना है। वापस आते हैं तो इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर तैनातियों और तकर्रियों का मामला, उस पर बात कर रहे थे। जो ऑर्डर था ISPR ने जो आज से कई दिन पहले बताया था, उसके एक हिस्से पर तो अमल दरामद हो गया, गुजरांवाला कोर में ट्रांसफ़र हो गई। जनरल आसिम मुनीर आ गए, क्वार्टर मास्टर जनरल बन गए, और जनरल आमिर जो हैं अब वो कोर कमांडर गुजरांवाला, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ब्रेक पर जाने से पहले जनरल अमजद शुएब साहब से इस हवाले से बात हुई, और अब साबिर शाह साहब आपकी तरफ में आऊँगा। आप क्या समझते हैं इस सारे मामले में? चीज़ें अब जैसे ख़बरें हैं कि समरी आ गई और बिल्कुल बस अब अपॉइंटमेंट होने वाली है, वज़ीर आज़म साहब भी उसी तरह इस मामले को हैंडल करेंगे, क्या कहते हैं आप? समीर साहब, सबसे पहले तो मैं मीडिया के किरदार की बात करूंगा कि इल्म कुछ नहीं होता और अंधेरे में तुक्के लगा रहे होते हैं। आप ये तमाम मजमून लिखने वालों से पूछें, रेजिमेंट क्या होती है, डिवीजन क्या होती है, इन्फेंट्री क्या होती है, GHQ किस तरह फंक्शन करता है, एडजुटेंट जनरल के फंक्शन क्या होते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं। माजी में फौज चीजें फीड करती रही है मीडिया को जो एक्यूरेट होती रही,
कई दफा फीलर फेंके जाते हैं। लेकिन जब आप इतनी बड़ी राय कायम कर दें, कोई भी हो, तो मुझे नहीं समझ आती आप किस बुनियाद पे कायम कर रहे हैं राय। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ISI चीफ को अपॉइंट करने का, और मैं समझता हूँ कि फौज को भी शायद बगैर मतलब ये कि इस तरह अपॉइंटमेंट नहीं कर देनी चाहिए थी, समरी भेजनी चाहिए थी, मैं सारी बातें जानता हूँ। फिर दोनों साइडों को मिलके पब्लिक आय से इस मामले को बचाना था। ये सीक्रेट रखने वाले मामला होते हैं। इमरान खान को नहीं पता कि जर्नैल कैसे बनता है, जर्नैल की प्रोफाइलिंग कैसे होती है। पिछले 20 सालों में बड़े बड़े काबिल जर्नैल स्पेशली आए हैं जिन्होंने LOC पे भी काम किया, स्वात में भी काम किया, वजीरिस्तान में भी काम किया, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी बड़ा काम किया। अफगानिस्तान का मसला तो हाल ही फौज करती रही है। 1975 में पेशावर के कोर कमांडर पहला अपॉइंट हुआ, तो ये सबसे लेटेस्ट कोर है। और ये बड़े काबिल लोग होते हैं। ये बॉर्ग जो ये सारी थेरी है जंग की, इसको बहुत जानते हैं, और दुनिया सारी पेशावर कोर को जानती है। आपकी इतला क्लियर है, तो लोगों को पता ही नहीं कौन कौन सी कोर है। मैं ये समझता हूँ जितना हैजान और कंट्रोवर्सी पैदा हुई आने वाले दिनों में, महीने में, सालों में, जिस तरह कोर कमांडर GHQ से अपॉइंट होते हैं, मेरा ख्याल है ISI का जो DG है वो भी फौज को ही अपॉइंट करना चाहिए, वरना ये सिचुएशंस कंट्रोवर्शियल रहेगी, पॉलिटिसाइज हो जाएंगी। जिस तरह जनरल अमजद शोएब ने कहा, पहली दफा पॉलिटिसाइज नहीं हो रही, तो जनरल जियाउद्दीन भी को पहले नहीं थे कि जो जिनकी सिचुएशन पॉलिटिसाइज हुई। और अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूं कि इतना शोर डलने के बाद, इतने हैजान के बाद, अगर फिर जनरल नदीम या ISI चीफ आते हैं, मजा ठहरेगा। लोग फौज को बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे खान साहब आपने फिर इतना शोर क्यों डाला। या तो स्टैंड ले लें, हिम्मत है तो स्टैंड ले लें, किसी और को अपॉइंट कर दें। क्या फौज उसको बर्दाश्त करेगी? अगर फौज सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, मेरे नजदीक, देखिए मैं सख्त बात करने लगूँ, फौज सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, तो इमरान खान की हुकूमत को तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आपको तो सिर्फ एक महंगाई का चैलेंज नजर आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है। माजी में बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसमें मीडिया मैनेजमेंट भी शामिल है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि फौज ने बड़ी मदद की है इमरान खान की इन सारे इशूज के अंदर। सो अगर फौज सिर्फ न्यूट्रल हो जाए तो फिर क्या होगा? वो तो शरारत कर रही है, नजर आ रहा है शरारत कर रही है। अब वो चाहती है इधर लड़ाई हो जाए और हमेशा फौज जीतती है। आपने शाह साहब बड़ी अच्छी बात की। मैं बीच में एक और चीज़ ऐड कर दूं और इस पर भी आप कमेंट कर दें। मरियम साहबा ने जो बात की है, आप उसको समझते हैं कोडेड मैसेज है ये खान साहब के लिए, और व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ IK? समी साहब, जब आप मुबहम बातें करेंगे और आपके अंदर दलेरी ना हो तो फिर मेरी मर्जी, मैं उसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करूं। आपके दोस्तों ने जैसे इंटरप्रेट किया, आई टेंड टू एग्री विद दैट। हो सकता है वो यही कह रहे हैं जो आपके दोस्त कह रहे हैं कि इमरान खान खड़े रहो, कोई तो जमहूरी काम करो, यही कहना चाह रही है ना। और जनरल अपनी मर्जी का जनरल अपॉइंट करो। बाबा, आपके वालिद साहब ने जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट करना था, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ये टीवी पे इमेजेस आपने, मैंने और जनरल साहब ने देखे हैं। तो जनरल कमर बाजवा, जनरल इशफाक नदीम मरहूम और एक और जनरल साहब से टेलीविजन पे हमने देखा, उन्होंने मुलाकातें की, टेलीकॉल्स ही सही। तो फिर अगर इंटरव्यू वाली बात जरा लेट हो गई, जरा पहले हो जाती तो कोई तो बात नहीं थी। लेकिन चूंकि वो लेट इतनी हो गई तो फिर लोगों ने पूछा, खान साहब जनरल आसिम मुनीर का आपने इंटरव्यू किया था, आपने जनरल फैज को भी अपॉइंट किया, कि उनका भी इंटरव्यू हुआ था। फौज ने जो चाहा उसने कर लिया। आपने कहा ओके सर, ये फौज का मामला है, फौज का ज्यादा इनपुट है, मैं कर लेता हूँ। अब क्या मसला हुआ? इसका मतलब है बैकग्राउंड में कुछ और चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं। जनरल फैज की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज हुई, पॉलिटिसाइज हुई, और आगे इख्तलाफ क्या है हमारे इल्म में नहीं है। ये बातें शायद कुछ अरसे के बाद बाहर आए, लेकिन फिलहाल ISI की DG का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, कोई भी आ जाए तो मामला हल हो जाएगा? नहीं सर, ये क्राइसिस बढ़ेगा। जनरल नदीम आ जाए तो क्या होगा? तो फिर आप समझ लें कि फौज जो है वो, ये सारी अगर जंग है ऑपोजिशन के बगौर, तो फौज जीती। ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। ये अब दरार पड़ चुकी है शीशे में। आप समझ लें एक जिससे आप कहते हैं कि शीशे का गिलास हल्का सा टूट गया है, तो उसमें दरार आ गई है। ये मामले ऐसे हल नहीं होने चाहिए। इमरान खान का जो DNA है उसके हिसाब से तो वो किसी और जनरल को अपॉइंट करेंगे। अगर इमरान खान ने मसलियत से काम लिया, अपने साथियों के मशवरे पे काम लिया, तो जनरल नदीम को अपॉइंट करेंगे, और फिर हमारे जैसे लोग भी बातें करेंगे कि खान साहब फिर आपने सर झुका दिया। एक और सवाल है दिन लड़के। शाह साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, अमेरिकन जो थे
लाहौर में भी आए, एक ही दिन में वो मिले शहबाज साहब से भी, मरीम साहबा से भी, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी, आज आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई अमरीकी नाज़िम अल अमूर की। जो प्रेस नोट आते हैं बाद में वो तो यही है कि अफ़गान सिचुएशन, ख़ित्ते की सूरत हाल, बीमारी का हाल पूछा, ये वो। आप क्या समझते हैं कि गुफ्तगू क्या रही होगी? ये जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है उस पर भी कोई बात की गई होगी? मैं पर्टिकुलरली जिस रेफरेंस में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। समी साहब, हम कोई भी बात करते हैं उसकी तरदीद आ जाएगी और बड़ी सख्ती से रिबटल आएगा, कॉरिजेंडम आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन जो बातें आप और हम रात को ड्राइविंग करते वक्त करते हैं, अगर उस तरह की बात आपने सुननी है तो फिर मुझसे सुन लें कि इतने नाजुक मौके पे जब मीटिंग्स होती हैं तो फिर यही होता है कि खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट का नारा भी खान साहब लगा चुके हैं। अफगानिस्तान में रिट्रीट की है अमेरिका ने, गंद डाल के, सीपैक को खतरे में डाल के, पाकिस्तान में डाल के। वो एक ऐसा उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि अब चाइनीज भी सोच में पड़ गए हैं, या अपने बंदे भेजें, किस स्पीड के ऊपर सीपैक को बनाएं, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि हमें शाह साहब इस पे ये एक आपने जो बात कही सीपैक और अमेरिका के ताउन की बात, IMF ने जो हमें जो पैसे देने थे वो इनकन्क्लूसिव रही वो मीटिंग। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो एक इस वक्त फेवर और सपोर्ट चाहिए था पॉलिटिकल गवर्नमेंट को वो नहीं दिया इमरान खान साहब की हुकूमत को। डू यू एग्री विद दिस? समी साहब, आपकी और IMF की, पाकिस्तान और IMF की जो गठजोड़ है या दोस्ती है, ये जो भी बिजनेस रिलेशनशिप है, इट डेट्स बैक टू December 8, 1958। 63 साल हो गए हैं। 21 दफा आप IMF के पास जा चुके हैं। IMF ने कर्जा देना हो तो 2 महीने हुए थे मार्शल लगे हुए अयूब खान का 1958 में, तो उन्होंने 25,000 दिया। 1965 पे हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रही थी, IMF ने हमें $37,500 का कर्जा दे दिया। यानी आप ये देखिए कि IMF का भी कौन सा असूल है। IMF, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, मेरे ख्याल में ये सारे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन हम जिन्हें कहते हैं, ये अमेरिका ही कंट्रोल करता है। उनका लीवर उनके हाथ में है। अभी तक तो कर्जा चक्षु हो जाना चाहिए। अगर इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, मैरिल लिंच और JP मॉर्गन वगैरह ने अच्छे प्रोजेक्शंस भी दिए हैं, अच्छे फोरकास्ट भी दिए हैं बीच में। उन्होंने ये भी कहा कि वी फॉट कोरोना वेरी वेल एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ दिस इज द सिचुएशन, अभी तक तो कर्जा इशू हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? दिस मीन्स कि जब अमेरिका के साथ कोई मामला हल होगा आपका कर्जा इशू हो जाएगा। सीधी बात है। आप मुझे अनपढ़ समझें, आप मुझे कोई सियासी बयान समझें, जो आपका दिल चाहता है आप समझें। IMF वगैरह के ऊपर आप चाइना के पास जाए, उन्हें क्या भाई क्या 20-25 अरब डॉलर दो को, इंटरेस्ट फ्री दो को 5-6 साल के लिए, हम अपने मसले हल करें, तुम्हारा सीपैक बने, तुम वाटर पोर्ट को तुम भी यूज करो, $1 की तुम्हारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी भी डेवलपमेंट होगी। ना आप चाइना से सही बात करते हैं, ना चाइना जेब से पैसे निकालता है। ठीक हो गया, बिल्कुल देखें ना, ये मसला है, ये मसला। ठीक, अच्छा हमारे साथ ही हैं शाह साहब। अलीना, आप मुस्कुरा रही हैं, व्हाट डू यू से? साइज सिचुएशन के ऊपर मेरे ख्याल में जो अभी शाह साहब ने बात की है ना कि DGISI की जो तकर्री है, इस पे चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, और ये फ़ौज को चाहिए कि वो अपने DG की ISI की जो है वो तकर्री खुद करे ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिस तरीके से चीज़ों को डिले कर रहे हैं और शुएब साहब ने जिस तरफ इशारा किया, आई थिंक चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी। जो पहले उन्होंने एग्जाम्पल दी है नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद जो एक आपस में कन्फ्यूजन रही कि भाई कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो वो तो चीज़ें फिर आगाज़ हो जाएगा। और इसमें जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैं रोल समझती हूँ इमरान खान साहब से ज़्यादा वो ये रोल हो सकता है कि उनके वुज़रा का रोल हो सकता है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी शहादत चाहते हैं, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन शुएब साहब ने बहुत कैटेगोरिकली बहुत सी चीज़ों की तरफ और भी इशारा किया है कि उनको वो सियासी शहादत जो है वो मिल नहीं सकती। ठीक हो गया। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, जब वापस आता तो पंजाब हुकूमत ने आज ये ऐलान कर दिया है कि वो बल्दियाती इदारे फ़ाल हो जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो पंजाब के हैं और साबिक चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया हुआ है, क्योंकि मार्च में ये अनाउंसमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए जाएं, लेकिन वो बहाल नहीं हुए। ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जो आज अहम एक इजलास हुआ उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर क़यादत, ज़ेर सदारत, उसमें ये फ़ैसला किया गया कि पंजाब में बल्दियाती इदारों को फ़ाल कर दिया जाए। शाह साहब, हमें पता है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया हुआ है पंजाब हुकूमत को, और वो तौहीन अदालत का सारा मामला है। तो उससे बचने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी बस आज हो जाएगा। तो ये बयान फरमाइए कि वो जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी 31 दिसंबर तक उनका टाइम है, अगर वो फ़ाल होते हैं, बहाल होते हैं, तो अगले 2 महीने तो वो होंगे, और उसमें जो 90% जो लोग उसमें आएंगे बरसर इक़्तिदार दोबारा, उनका ताल्लुक़ तो नवाज़ लीग से है। नवाज़ शरीफ साहब के वो साथी हैं पंजाब में जो जीते हुए हैं इदारे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? समी साहब, आपने बाई इलेक्शंस में भी देखा है कि नून लीग काफी स्ट्रांग है, कम से कम पंजाब के हवाले से मैं आपसे बात करूं। आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस को भी देखा, नून लीग आपको बहुत स्ट्रांग नजर आई है। इनकम्बेंसी फैक्टर इमरान खान के खिलाफ जा रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड है, और आपको अपोजिशन के मुजाहरों में भी बहुत लोग नजर आएंगे। तो अगर 2 महीने तक भी इलेक्शन कॉल हो जाते हैं बल्दियाती इदारों के, तो मेरे ख्याल है नून लीग विल इमर्ज विक्टोरियस। दूसरी बात यह है कि सभी रंगे के काउंसलर्स को 1/3 फंड मिले। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें, तो मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था अदालत को कि भाई आप ये पिछले साल 1.5 साल से आपने ये बातें हो रही हैं, तो आपने बल्दियाती इदारे फाल क्यों नहीं किए? साल तो शहबाज शरीफ साहब भी कहा गए थे। अब काउंसलर भी नीचे चोर चूर ही होंगे ना समी साहब। काउंसलर का इलेक्शन भी 8-10-12 लाख रुपए में पड़ जाता है, कोई पैसा आप लगाए ना लगाए, इतने पैसे लग जाते हैं, तो भी चोरियां वोरियां करेंगे, डेवलपमेंट फंड खाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि काउंसलर एक्सेसिबल होता है और छोटी मोटी को 1-2 गलियां को नालियां को गटर वटर बनवा देता है। मैं तो अब यहाँ तक आ गया हूँ, परसेंट लगा दो पाकिस्तान के ऊपर, 80% खा जाओ, क्योंकि मैं कैसे चोरी रोक सकता हूँ? यहाँ तो डीएनए में लोगों की चोरी चलेगी, ऊपर से आपने महंगाई कर दी है। जिसने चोरी नहीं भी करनी थी वो चोरी करने पे मजबूर है, जिसने डाका नहीं भी मारना था वो डाका। शाह साहब, एक आपने बात कही कि बाई इलेक्शंस और मुजाहरे जो हैं उसमें नून लीग के लोग ज़्यादा आते हैं। एक तो अभी जो सियालकोट का जो आखिरी बाई इलेक्शन था उसमें नून लीग हारी, अपनी सीट हारी, जो पिछले 6 इलेक्शन से वो जीत रही थी। दूसरा, मैं ये आपको भी फैसलाबाद के जलसे की फुटेज दिखाता हूँ, जिसमें वो मरियम साहबा ने सारा वो कोडेड मैसेज मुबैना रिपोर्टेडली जो है वो भी दिया। उसमें हमारे पास वो फुटेज है, ड्रोन की फुटेज भी है, जिसमें जलसागाह जो है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। उसमें कोई वो जलसागाह जो है वो कोई इस तरह से भरी हुई नहीं है पूरी तरह। उसमें आम हालात में जो जलसे हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो बड़े जलसे होते थे। तो जो इमरान खान साहब की मिस गवर्नेंस है, इनके जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अभी लग ये रहा है फैसलाबाद के जलसे को देख के कि लोग इस हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो नवाज़ शरीफ साहब का दौर है, जो पीपल्स पार्टी का दौर है, उसको दोबारा वापस नहीं लाना चाहते। इनकी जो खामियां, कोताहियां या गलतियां, उन्होंने कोई उन लोगों को दोबारा ईमानदार तो नहीं बना देना, ना ही बनाया, ना ही बज़ाहिर हमें लोग इस पर यकीन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए समी साहब, आवाम बड़े बेबस से मायूस हो चुके हैं। आसिफ जरदारी के दौर की आपको लोड शेडिंग याद है? महंगाई उस दौर में भी होती थी। नवाज शरीफ के दौर में भी सब्सिडी वगैरह 100% उड़ा दी गई थी पेट्रोल वगैरह से। चीनी और आटे के क्राइसिस उन दौरों में भी होते थे। तो लोग बेसिकली बेबस हैं। लेकिन अगर आप कहें कि लोग इस हुकूमत के हक में हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी। और अभी ये देखिए, पैसे नहीं लगा रहे, जरा पैसे लगाएं और फजलुर रहमान साहब को कहें कि अगर आपको कोई ऑर्डर आया है तो जरा सड़क पे आए, पैसे शर्तें लगाएं और अपने मदरसे के स्टूडेंट लेके आए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अगर क्राउड ही कोई यार्ड स्टिक है तो क्राउड आपको नजर आ जाएगा मेरे ख्याल। अगर 15 दिन तक मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग आपको तो तंग आए हुए हैं। देखिए 140 रुपए लीटर के पेट्रोल है यार। लोग, गरीब आदमी 70 रुपए के बेचारा पेट्रोल डलवा रहा है, आधा लीटर। कहाँ तक जाएगा वो? नहीं, आपकी बात, मैंने ये कतई तौर पे ये नहीं कहा कि लोग इस हुकूमत के साथ हैं। लोग बहुत तंग हैं, जो हमें वाइब्स आ रही हैं, खल्क़े खुदा बहुत तंग है, और वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि जनाब ये जो टीम है खान साहब की, ये जो सारा मामला है, हमें सिर्फ गुफ्तगू सुनाकर और हमारे साथ ये जो सलूक किया गया, वो लोग जो तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, जिनको मैं जानता हूँ,
वो कह रहे हैं कि जी हमारे सामने नाम भी ना लें आप, तो तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हैं उसमें झटका लगा भी है तहरीक इंसाफ को। तो वो तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हैं लोग, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अगर साथ नहीं हैं तो छोड़ गए हैं महंगाई की वजह से या दूसरे इश्यूज़ की वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं। समी साहब, गुजारिश ये है कि अगर मैं एक साइड की बात करूंगा तो मैं अपने साथ, अवाम के साथ, सुनने वालों के साथ, हुकूमत के साथ, आपके चैनल के साथ, आपके साथ ज्यादती करूंगा। मेरा काम है न्यूट्रल बात करना, बिल्कुल न्यूट्रल बात करना। वो कितनी तल्ख है ये मैं नहीं जानता और मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि आने वाले कल में कल क्या होगा। अब वो नवाज शरीफ को फिलहाल भूल जाएंगे, कल उनका एक नया दिन शुरू होगा। आज रात उनके घर फिर खाना पकना है। तेल देखिए कितना महंगा है, पकाने वाला तेल, सब्जी कितनी महंगी होगी। लोग क्या करें? लोग इमरान खान पे उम्मीदें भी लोगों को बहुत ज्यादा थी, उनके जलसे आपको पता भरे होते थे, उन्होंने बड़ी उम्मीदें भी दिलाई। तो जब उम्मीद टूट जाए समी साहब तो ये बहुत बड़ा रिग्रेट होता है, ये बहुत बड़ा पछतावा होता है। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी से ज्यादा बड़ी बीमारी है कि जब आपको पछतावे की बीमारी लग जाए। क्योंकि इमरान खान ने बहुत उम्मीदें जगाई थी और मैं समझता हूँ कि बहुत पॉपुलर जमात थी और है। लेकिन ये भी मैं बात करता चलूँ आपके प्रोग्राम में कि इमरान खान के पास अभी भी एक तुर्क का पत्ता है। ही हैज गॉट अ फ्यू एसेस अप हिज स्लीव। अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट दे देते हैं तो वहां तो उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, तो फिर तो नून लीग वगैरह बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। सही है कि वहां पर बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये बात आपकी सही। अच्छा, एक और बात भी तो है ना, वो 23 तारीख को सऊदी अरब भी तो जा रहे हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस है। और आम तौर पर ये आज मेरी इस्लामाबाद में जिन रिपोर्टर से बात हुई जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, वो कह रहे हैं जी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कुछ और वो रियायत लेके आएंगे, कुछ फाइनेंशियल जो इस वक्त क्राइसिस हैं पाकिस्तान के, उसका हल वो निकालेंगे। तो ये भी एक फेवर एक हो जाएगी, वक्ती तौर पर उन्हें पैसे जो चाहिए वो मिल जाएंगे। क्योंकि इस वक्त डॉलर की जो प्राइस है, सारा के सारा डॉलर जो जा रहा है अफ़गानिस्तान, आज जो है ना वो एक रिकॉर्ड प्राइस होगी। 173 रुपीज़ एक डॉलर की कीमत जो है उससे क्रॉस कर गया। तो ये तो 1800 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया पाकिस्तान का बैठे बैठे 5 दिनों में। तो ये तो कहानी बड़ी खौफनाक हो गई। शामी साहब, मुझे आप एक बात बताइए कि मोहम्मद बिन सलमान के पास हम उस वक्त भी गए थे जब हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट हमारे कंट्रोल से बाहर था। 1 अरब डॉलर उन्होंने दिए और बाद में इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ कि उन्होंने अब कहा हमारे पैसे वापस करो। हमने चीन से लेके पैसे, सऊदी अरब की जो डीलिंग हमारे साथ है, मेरा ख्याल है कि कोई दोस्तों वाली डीलिंग नहीं है। और बहुत सारे हमने इनके काम किए हैं। अपने मुल्क में सेक्टेरियन वायलेंस होती रही है इन लोगों की वजह से, ईरान की वजह से, सऊदी अरब की वजह से। हम क्यों अपने इंटरेस्ट पे गौर नहीं करते? तो वहां से क्या मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कुछ मिले। को पेट्रोल मिल जाएगा मेरे ऊपर, ये मुल्क इसी तरह ही चलता रहेगा। आप मुझे बताइए कि डेफर्ड पेमेंट के ऊपर विल बी सीकिंग पेट्रोल और उसके बाद इनकी तमाम बातें हम मानते रहेंगे। ये इंतहाई मजे का खेज बात है कि वो जाएंगे कुछ लेके आएंगे। मैं नहीं समझता। आप नहीं समझते कि ये करना चाहिए या ऐसा होगा? ठीक है, आपकी बात मैं समझ आ ली ना, क्योंकि अब आखिरी हमारे लम्हात हैं प्रोग्राम के। यू वांट टू से समथिंग? समीर साहब, अभी देखिए ना, आज भी इमरान खान साहब को महंगाई पे ब्रीफिंग मिल रही थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सी ज़ुबानें हैं जो उन्हें ब्रीफिंग देती हैं और किस तरह के कान हैं जो इस ब्रीफिंग को सुनते हैं, जो उनको समझ नहीं आती कि एक्चुअली जो महंगाई है उसको कंट्रोल किस तरीके से करना है। और जो बात हो रही थी ना इमरान खान, नवाज शरीफ और ये सारे, मसला ये है कि लोगों के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी तो यही लोग हैं ना। एक आम बंदा तो सियासत लड़ नहीं सकता, तो आपने ले दे के इन्हीं को वोट देने होते हैं। अभी भी अगर आप गरीब बंदे से किसी पंजाब में जाएँ, लाहौर में जाएँ, तो पूछ रहे हैं, वो कहते हैं यार इमरान खान से तो बेहतर नवाज शरीफ था, कुछ लिहाज तो था ना। अब लोगों को ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, ये समझ नहीं आते। उनको इतना पता होता है कि भाई उनके घर में आज दाल बननी है या नहीं बननी है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया लीना शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।